नमस्ते साथियों। उम्मीद है कि कल की जो एमीन बनाने की विधियों से संबंधित क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी। उस क्लास में हमने दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया और दूसरी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया मैंने करवाई थी। अगर किसी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं की है तो ये दोनों रिएक्शन अलग से आपको इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे। तो एमीन बनाने की विधियाँ चल रही थी जिसमें मैंने आपको 3-4 अभिक्रियाएँ हमने पढ़ ली थी। हम उसको अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट आएगी। एक तो नाम आ गया कट्टियस अभिक्रिया और दूसरे का नाम है सिमट अभिक्रिया। बेटा ये नाम थोड़े से टफ है और जहाँ नाम टफ है वो रिएक्शन आपको इजी मिलेगी और उसको एज इट इज़ अपने को याद करना है। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यही आपका, ये मेरा नहीं आपका यूट्यूब चैनल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने हेडिंग क्या थी अपनी, कि हम टॉपिक ये लिखा था हमने एमीन बनाने की विधियाँ। क्या लिखा है? एमीन बनाने की विधियाँ। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी 3-4 विधियाँ पढ़ ली थी। उसके आगे आज हम स्टार्ट करेंगे गिन्यार अभिकर्मक से। किससे? गिन्यार अभिकर्मक से। जो नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं कि गिन्यार अभिकर्मक से। तो अब सबसे पहले तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिन्यार अभिकर्मक क्या होता है। रिएक्शन तो बाद की बात है। तो यहाँ से आप समझो कि RMgX क्या लिखा है? RMgX सही नाम बोलें तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या लिखा है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए शब्द, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो बार बार रिपीट हुआ है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम गिन्यार अभिकर्मक कहते हैं। और जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ध्यान रखना है सदैव कि ये कहाँ से टूटेगा। R और Mg के मध्य से दुश्मन हो जाएगी और ये यहाँ से टूट जाएगा। कहाँ से? R और Mg के मध्य में बनती नहीं है, डिशम चलती रहती है। जब मौका चाहिए तब टूट जाते हैं। तो बंद कहाँ से टूटेगा? बिल्कुल बात क्लियर, R और Mg के मध्य से। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। क्या था? गिन्यार अभिकर्मक से। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि गिन्यार अभिकर्मक मतलब RMgX, गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से, गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से क्रिया करके, गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। अब आप ये तो समझ गए कि गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? RMgX। अब हमें फॉर्मूला किसका आना चाहिए? क्लोर एमीन का। तो बेटा यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। एमीन का मतलब क्या होता है? NH2। एमीन का मतलब क्या होता है? NH2 और साथ में क्लोर का मतलब क्लोरीन जोड़ दो, Cl जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो या Cl जोड़ दो। तो यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया? Cl। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? क्लोर एमीन। Cl NH2 को आप क्या बोलोगे? क्लोर एमीन। तो RMgX प्लस Cl NH2, RMgX प्लस Cl NH2 इनकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा आप सीधी बात समझ में, मैंने कहा क्या कहा कि बंद यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से आपका ये अलग हो जाएगा और इस R के साथ क्या जुड़ जाएगा? NH2। तो R NH2 प्लस,
अब देखो इस Mg से एक तो क्या जुड़ गया X और दूसरा क्या जुड़ जाएगा Cl, तो यहाँ लिख देंगे हम MgCl और यहाँ पर X, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, प्राथमिक एमीन। तो कोई विशेष रिएक्शन नहीं, एक सिंपल सी रिएक्शन है जो हमने बात की है गिन्यार अभिकर्मक से। तो बात करें गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से क्रिया करके, गिन्यार अभिकर्मक क्लोर एमीन से क्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। तो गिन्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला RMgX प्लस क्लोर एमीन का मतलब ClNH2। तो रिएक्शन होगी तो R के साथ क्या जुड़ जाएगा NH2 और ये तो प्राथमिक एमीन बन गया। तो पांचवी मेथड हमने क्या लिखी है, गिन्यार अभिकर्मक से। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करें। तो रिएक्शन इजीली आप इसको याद कर लोगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट आपकी नेम रिएक्शन है, और मैंने कहा कि नेम रिएक्शन होती है वो एग्जाम में सीधी पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी नंबर 6 पर, कर्टियस अभिक्रिया। बड़ा सीधी सी बात है कि ये जो अभिक्रिया वो एमीन बनाने की अभिक्रिया है, इनसे एमीन बनेगा। वैज्ञानिक नेम है, नेम रिएक्शन है, तो ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट है। अब इस अभिक्रिया में होता क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि अम्ल क्लोराइड की क्रिया, अम्ल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजाइड के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, 2-3 बार लिखोगे तब इजीली आपको समझ में और याद भी हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इस अभिक्रिया में होता क्या है कि अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या लिखा है, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड, अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ कराने पर कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब सबसे पहले कि इस प्रकार के रिएक्शन हम तभी कर पाते हैं जब हमें इन प्रत्येक कंपाउंड का क्या हो, फॉर्मूला याद हो, इनका नेम है वो पता हो। सबसे पहले हमने इस स्टार्ट क्या किया था कि अम्ल क्लोराइड। अब जब तक आपको अम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला पता नहीं है तो रिएक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे अम्ल क्लोराइड किसको बोलते हैं, RC+OCl, RC+OCl, अर्थात जिस कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हमें किससे करवानी है, सोडियम एजाइड से। फिर से रिपीट करो, सोडियम एजाइड। अब आप जानते हो कि सोडियम का मतलब Na+। अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एजाइड। एजाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन, और कितने नाइट्रोजन, 3 और -1। तो एजाइड का होता है N3-। तो प्लस का 1 और माइनस का 1, तो सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaN3। तो यहाँ पर इस अम्ल क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम एजाइड के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ लिख लिया मैंने NaN3। क्रिया कराएंगे तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, साथ में इसको थोड़ा सा गर्म किया आपने, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl बाहर चला गया। तो क्या बाहर चला गया, -NaCl, और क्या बन गया आपका RC+ON3। अब जब आप इस कंपाउंड को क्या करते हो, गर्म करते हो, सुन लेना यहाँ पर कंडीशन विशेष, इस कंपाउंड को गर्म करते हो। गर्म करने पर एक तो यहाँ से N3 है, तो इनमें से N2 बाहर चला जाएगा, N2 बाहर चला जाएगा, और साथ में इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास होगा तो क्या होगा, ये N तो इसके साथ जुड़ जाएगा R के साथ, फिर इस N के साथ C+O, तो कंडीशन क्या बनती है, RN+C+O, और क्या बाहर चली गई, N2। फिर से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। होता क्या है,
सी डबल बॉन्ड ON3 ये बना हुआ है। इसको आपने गर्म किया तो यहाँ पर पुनर्विन्यास वाली कंडीशन होती है। तो गर्म करने पर हुआ क्या कि जो N3 था उनमें से कितने नाइट्रोजन बाहर चले गए, N2, 2 नाइट्रोजन बाहर चले गए। अब नाइट्रोजन कितना बचा, 1। तो वो नाइट्रोजन फिर इस N से जुड़ेगा और इस N से फिर कार्बन, कार्बन से O, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये बन गया। अब इसकी क्रिया हम क्षार से करवा देते हैं। क्षार के रूप में जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। देखो क्या होता है। अब सबसे पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। एमीन बनाना, मतलब प्राथमिक एमीन बनाना है। तो प्राथमिक एमीन के लिए हमें क्या चाहिए, RNH2 चाहिए, RNH2। तो N के साथ कितने H चाहिए, 2। तो ये दोनों H यहाँ से आ जाएंगे। इसका मतलब शेष क्या बचा, उसको पूरे को एक साथ कर दो और क्या बनता देख लो यहाँ से। तो अब देखो क्या हुआ, ये हो गया R, ये हो गया N और कितने H, 2। तो RNH2 प्लस, अब देखो Na कितने हैं, 2, C कितना है, 1 और O कितने, 1 2 3, तो Na2CO3। तो बड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एज इट इज अपने को इस प्रकार से याद होनी चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, याद कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है, कर्टियस रिएक्शन है। क्या बनाने की विधि है, एमीन बनाने है। मतलब इस अभिक्रिया से हम किसका निर्माण करेंगे, एमीन का निर्माण करते हैं। याद क्या रखना है कि अम्ल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ कराओगे, सोडियम एजाइड के साथ। अम्ल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजाइड के साथ होगा तो प्राथमिक एमीन, कौन सा एमीन बनेगा आपका, प्राथमिक एमीन। तो इसको आप बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, ये हो गया अम्ल क्लोराइड। अब R के स्थान पर आप एथिल मेथिल प्रोपिल को भी एल्केल समूह लिख सकते हो। और सोडियम एजाइड का फॉर्मूला NaN3, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो NaCl क्या हो गया, बाहर चला गया और ये N3 यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। तो RC डबल बॉन्ड O और N3 यहाँ हो गया। अब इसको आपने गर्म किया और इसका क्या होगा, पुनर्विन्यास। तो N2 क्या हो गया, बाहर चला गया और कंपाउंड क्या बन गया, RNCO और साथ में N2 बाहर निकल गया। अब इसकी क्रिया आपने क्षार से करवा दी तो क्या हो गया, RNH2 प्लस N2CO3। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कर्टियस अभिक्रिया। बड़े ये नेम रिएक्शन है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो ये अभिक्रिया थी कर्टियस अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना कि कहीं गलती ना हो। अब देखो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं इसी रिएक्शन को। जैसे हमने ये लिखा था तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ तो मैंने लिखा था अम्ल क्लोराइड, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया मैंने NH2, अम्ल क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका Cl आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो क्या अम्ल क्लोराइड, अब इसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड। बेटा जब तक नाम याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमें करवानी है सोडियम एजाइड से, तो सेम NaN3। अब बाकी वाले रिएक्शन में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम जैसा हमने पढ़ा था सेम वैसी होगी। यहाँ से Na और यहाँ से Cl अलग हो जाएगी और आपका माइनस NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ON3। इसको हमने क्या किया, गरम, और साथ में इसका क्या हो गया, पुनर्विन्यास। तो CH3 C चेंजिंग होगी, N2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस N2। और इसकी क्रिया हमने करवा दी क्षार से, कितने अणु के लिए, 2 NaOH NaOH। चाहो तो बेटा 2 NaOH लिख सकते हो, लेकिन यहाँ इस प्रकार से लिखने का मतलब होता है कि हमें इजीली पकड़ हो जाए, याद आसानी से हो जाए। तो अब देखो इसको यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, ये इतना हिस्सा इसका बाहर चला जाएगा। तो अब इसको जोड़ लो साथ में, क्या बन जाता है, तो CH3
NH2 प्लस Na2CO3 कैसा एमीन बन गया? मैथिल एमीन। मैथिल एमीन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी? कर्टियस अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वो है सीमट अभिक्रिया। ये सेम जो अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी थी कर्टियस अभिक्रिया, उससे मिलती जुलती है। चलो देखते हैं इसमें क्या विशेष चीज़ें हैं अपने लिए। तो यहाँ मैंने लिखा है सीमट अभिक्रिया। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए माइंड में आपके कि ये क्या है। प्राथमिक एमीन बनाने की विधियाँ हैं। प्राथमिक एमीन इस अभिक्रिया में बनेगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लेंगे इस अभिक्रिया में? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गरम करने पर कौन सा एमीन? प्राथमिक एमीन। गरम करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया? सीमट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आप क्या लेते हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसकी क्रिया किससे करा हुआ है? हाइड्रोजोइक अम्ल। अब ये नया आ गया तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्या गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक एमीन। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? सीमट अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब जो बड़ा कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले दिया CH3C डबल बॉन्ड OOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? एसिटिक अम्ल। क्या हो गया? एसिटिक अम्ल। जो हाइड्रोजोइक अम्ल, किसकी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोजोइक अम्ल की। आपने कर्टियस अभिक्रिया पढ़ी थी, वहाँ हमने लिखा था सोडियम एजाइड। इस सोडियम को उठा के यहाँ पे क्या जोड़ दो? H। सोडियम को उठा के क्या जोड़ दो? H। तो वो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजोइक अम्ल। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HN3। HN3 3। तो यहाँ लिख दिया HN3। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और क्या कर दिया? आपने इसको गर्म कर दिया। इस अभिक्रिया को एक साथ में यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली याद रह जाए। अब देखो बनेगा क्या। हमें पता है कि हमें बनाना क्या है? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन बनेगा तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ से आपका CH3, इसमें से एक नाइट्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, क्या बना लेंगे? CH3NH2। और नाइट्रोजन 3 थे, 3 में से एक नाइट्रोजन यहाँ आ गया तो क्या बाहर चला गया? NO2। और साथ में शेष क्या बच गया? COO। जो COO शेष बच गया वो किस रूप में? CO2 के रूप में बाहर चला जाएगा। तो एसिटिक अम्ल से किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर आपके मैथिल एमीन का। किसका? मैथिल एमीन का। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, कुछ समझा दो बातें, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कि हेडिंग लिखी है हमने सीमट अभिक्रिया। इस सीमट अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हम उसकी बात बता दो आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किससे करवाएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला लिख दिया HN3 के साथ। साथ में किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है?
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनता है आपका प्राथमिक एमीन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में मैंने कौन सा अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH। क्रिया करवा दी हाइड्रोजोइक अम्ल। इसकी भी विस्तार से क्रिया होती है लेकिन हमें इतना याद करना है। करना क्या, सुन लो, N3 है, सबसे पहले इसी में याद करना है। जब भी हाइड्रोजोइक अम्ल आ जाए N3 तो N3 में से 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में क्या हो गया, बाहर चला गया। अब 3 में से 2 नाइट्रोजन बाहर चला गया तो नाइट्रोजन कितना बचा, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन क्या बनाता है NH2। तो CH3 के साथ क्या जोड़ दिया, NH2, और शेष क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब CO2, ये बन गया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सीमट अभिक्रिया। तो नेम रिएक्शन है, याद रखना कि सीमट अभिक्रिया क्या होती है, नेम से पूछी जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें तो हम पढ़ रहे थे एमीन बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां तो बहुत है लेकिन हमने मेन विधियों की बातें की है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि बात करें एमीन बनाने की तो वो है आपके नंबर 8 पे मैं लिख दूँ नाइट्रो एल्केन से। नाइट्रो एल्केन से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने, नाइट्रो एल्केन से। एमीन बनाने की नेक्स्ट विधि क्या है आपकी, नाइट्रो एल्केन से। तो नाइट्रो एल्केन से या नाइट्रो एल्केन का अपचयन लिख लो तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपका, कि नाइट्रो एल्केन से या नाइट्रो एल्केन का अपचयन। इससे आपकी 2-3 बातें क्लियर हो जाएगी। जब अपचयन होगा तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, अपचाय की। ध्यान रखना, हर बार अभिक्रिया के अकॉर्डिंग अपचाय आता है, ऐसा नहीं कि वो पहले वाले अपचाय का आप यहाँ पर भी काम में ले सको। तो अभिक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ अपचायक लिखा जाता है। तो अपचायक की बात करें तो यहाँ होगा निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम। या तो अपचायक के रूप में क्या होगा, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, या आयरन, जिंक या टिन के साथ HCl। आयरन, जिंक या टिन के साथ क्या हो, HCl। ये यहाँ पर हम अपचाय के रूप में काम में लेते हैं। अब एग्जाम्पल समझाऊं कि इसको रिएक्शन को हमें समझनी है, याद करनी है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ आप गौर से एक शब्द देखो, नाइट्रो है तो नाइट्रो एल्केन तो आप समझ जाओगे। हमें अगर नाइट्रो समूह का अपचयन करना आ गया तो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो नाइट्रो का मतलब क्या होता है, NO2। नाइट्रो का मतलब क्या होता है, NO2। अब इसका अपचयन करेंगे तो अपचयन करने का मतलब सीधी सी बात है कि हमें एमीन बनाना है। तो नाइट्रो से क्या बनेगा, एमीन। तो सीधी सी बात है, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन तो जाएंगे बाहर और यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब NH2 बन जाएगा। समझ लो यहाँ से कि 2 हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब NH2 बन जाएगा। तो अब सीधी बात है, 2 तो ऑक्सीजन बाहर निकालने, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का तरीका होता है जल का अणु। तो एक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 4, और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे 6। तो हमें कुल कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, 6 हाइड्रोजन की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो यहाँ में लिख दिया 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब देखो इसका जब अपचयन करेंगे तो अपचयन के रूप में या तो ये लिखा हुआ मिलेगा या ये। तो ऊपर वाले लिख देता हूँ निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो क्या हुआ, 6 में से 4 हाइड्रोजन तो O2 के साथ जोड़ के 2H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2H2, और 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन गया, एमीन। ये कोई माइनस का निशान नहीं, ये वैलेंसी को शो कर रहा है। इसका मैं 2 एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया CH3NO2। CH3NO2 इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोमेथेन। जो नाइट्रो एल्कीन के रूप में नाम होता है नाइट्रोमेथेन। इसका अपचयन करना तो मैंने कितने हाइड्रोजन ले लिए, 6। अब यहाँ से मेरी रिएक्शन बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गई कि 4 तो इसके साथ जल के रूप में बाहर चले जाएंगे और 2 यहाँ जोड़ देंगे तो निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम। तो क्या कंडीशन हो जाएगी इसकी, CH3NH2 + 2H2। इसके अलावा ये बेंजन वाले से भी
देखो एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल हो, ये क्या बनाया मैंने, बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिख दिया, NO2, तो इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। वो कितने हाइड्रोजन लिए, 6 हाइड्रोजन, और अपचायक के रूप में ये लिख दिया निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम। तो क्या होगा कि यहाँ हो जाएगा NH2, जल का अणु बाहर निकल जाएंगे, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, बेंजीन वाले NH2 प्लस 2H2, और बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, तो मैंने पर्टिकुलर इसका आपको एक नाम बताया था, बहुत इजी। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2, तो नाम क्या था, एनिलीन। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर का एनिलीन। तो यहाँ से एमीन बनाने की विधियाँ पढ़ रहे थे, तो नंबर 8 पे कौन सी है, नाइट्रो एल्केन का अपचयन। नाइट्रो एल्केन का अपचयन, और इस अपचयन में हम अपचायक के रूप में क्या काम में लेते हैं, फिर से रिपीट कर दूँ, निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम, या Fe+HCl, Zn+HCl या Tin+HCl काम में लेते हैं। तो जैसे ही आप NO2 समूह का अपचयन करोगे, तो NO2 समूह का अपचयन NH2 में करने के लिए आपको 6 हाइड्रोजन चाहिए। क्यों 4 हाइड्रोजन, कितने, 4 हाइड्रोजन तो इस 2 O के साथ किसके रूप में, जल के अणु के रूप में बाहर चले जाते हैं, और 2 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे तो NH2 एमीन बन गया। और ये इसके 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन सीधा आ जाता है, नाइट्रोमेथेन से मेथिलेमिन बनाओ, या ये अच्छा क्वेश्चन बनता है नाइट्रोबेंजीन से, क्या लिखा है, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है आपको, एनिलीन, तो आप इसको बना सकते हो। तो ये थी आपके एमीन बनाने की विधियाँ, और इन विधियों में जो जो विधियाँ मुझे अच्छी लगी, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एमीन के भौतिक गुण। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं एमीन के भौतिक गुण। यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने लिए बहुत अच्छे पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है एमीन के भौतिक गुणधर्म। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एमीन के भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे तो यहाँ हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो पढ़ेंगे एमीन की विलेयता, एमीन की विलेयता, और दूसरा पॉइंट आएगा एमीन का क्वथनांक। क्या आएगा, क्वथनांक। सीधी सी बात है, विलेयता का मतलब होता है जल में घोलना, जल में, एमीन को हम जल में घोलेंगे। अब बेटा ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी कि जो वस्तु जल में घोलने पर हाइड्रोजन बंध बनाए वो जल में अधिक विलेय होती है, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनता तो उसकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि एमीन जल में अधिक विलेय होता है क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध। अब यहाँ प्रॉब्लम एक आएगी कि एमीन 3 है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इन तीनों एमीन में सबसे अधिक विलेयता किसकी है। इसके बाद हम कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक का पॉइंट भी देखा जाए तो हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड है। तो क्या लिख रहे हैं, एमीन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, पहला विलेयता, दूसरा क्वथनांक। तो इनकी बात कर लेते हैं, उसमें हम पहला पॉइंट ले लेते हैं। तो एमीन के भौतिक गुण, और भौतिक गुण में अपना जो पहला पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है विलेयता। क्या लिखा है, विलेयता। तो सीधी सी बात लिखोगे कि एमीन, क्या लिखोगे, एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि, एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि जल के साथ, एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है,
हाइड्रोजन बंद बनाता है। सीधी सी बात है कि जो वस्तु या कोई भी कंपाउंड है अगर जल के साथ हाइड्रोजन बंद बनाएगा तो वो जल में विलय होगी, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बंद बनाएगा, जितना प्रबल हाइड्रोजन बंद होगा, उसकी विलयता उतनी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें कि एमीन में 3 प्रकार के एमीन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। तो यहाँ से मैं एक चीज़ समझा दूँ, RNH2 पहला पॉइंट, दूसरा RNHR, और तीसरा RNR और R। तो अब देखो ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, और ये कौन सा एमीन है? तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन है? तृतीयक एमीन। अब देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, और इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो अगर इन तीनों की विलेयता की बात करें कि किसकी विलेयता सबसे ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है कि इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो इसकी हाइड्रोजन ना होने का मतलब ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाएगा, तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी होगी? प्राथमिक एमीन की, उससे कम द्वितीयक एमीन की, और उससे कम तृतीयक एमीन की। तो यहाँ से बिल्कुल बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि तीनों प्रकार के एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों प्रकार के जो एमीन होते हैं उसमें प्राथमिक एमीन होगा उसकी विलेयता सबसे ज़्यादा होगी, द्वितीयक एमीन की कम होती है, और तृतीयक एमीन की विलेयता सबसे कम होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एमीन की जल में विलेयता का क्रम, एमीन की जल में विलेयता का क्रम, तो RNH2, RNHR और RNR और R। तो इसका मतलब ये कौन सा एमीन लिख दिया आपने? प्राथमिक एमीन। ये कौन सा एमीन हुआ आपका? द्वितीयक एमीन, और इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे तृतीयक एमीन। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी हो गई है? आपकी प्राथमिक एमीन की। किसकी हो गई है? प्राथमिक एमीन की। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राथमिक एमीन जल में, प्राथमिक एमीन जल में अधिक विलेय होता है क्योंकि यह H बंद, मतलब हाइड्रोजन बंद, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंद बनाता है, जबकि तृतीयक एमीन जल में, तृतीयक एमीन किसमें? जल में अल्प विलेय होता है। तृतीयक एमीन जल में अल्प विलेय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मतलब H अनुपस्थित होता है। और ये आप समझ गए कि अगर हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो ये क्या नहीं बनाएगा? हाइड्रोजन बंद। बाकी इतना हमने लिखा है, घुमा फिरा के इतने सी बात याद करनी है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की बात करें तो इन तीनों में सबसे अधिक जल में विलेय कौन सा होगा? प्राथमिक एमीन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वथनांक वाला जो टॉपिक है वो इससे ज़्यादा अच्छा है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की तो संभावना ज़्यादा है। इसके बाद अब हम बात करें क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा बिंदु हम यहाँ लिख रहे हैं क्वथनांक। बेटा यहाँ से समझना, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और छोटे छोटे बन जाएंगे कि सबसे पहले बात तो कि जो एमीन का जो क्वथनांक होता है वो समान अणुभार वाले, जैसे आपने नाम सुना हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर,
एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक होता है। सीधा रीजन एक ही है, क्योंकि एमीन में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है, उन सबसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन एल्कोहल से क्या होता है, कम। पूरा लिख देता हूँ जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एमीन का क्वथनांक, क्या लिखा है, एमीन का क्वथनांक समान अणुभार वाले, एमीन का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर एल्डिहाइड तथा कीटोन से। एमीन का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर तथा एल्डिहाइड तथा कीटोन से अधिक होता है, क्योंकि एमीन के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध H बंध उपस्थित होता है या पाया जाता है। अब यहाँ पर जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक बात कह दूँ कि सीधी सी बात है, क्वथनांक का एक संबंध होता है अणुभार से। जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होता है। पहला कंसेप्ट ये लागू होता है कि जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब अणुभार समान है तो इन सब की तुलना में एमीन का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन एल्कोहल से बात करें तब इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ से लिख देता हूँ मैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि एमीन का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि मतलब जब एमीन और एल्कोहल का अणुभार समान हो तब क्वथनांक किसका अधिक होगा, एल्कोहल का अधिक होगा और एमीन का कम। तो एमीन कम होता है क्योंकि एल्कोहल में उपस्थित, देखो एमीन का मतलब तो होता है NH2 और एल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH। थोड़ा सा नीचे कि एमीन का मतलब NH2 और एल्कोहल का मतलब OH। तो एल्कोहल में तो कौन सा परमाणु होता है, ऑक्सीजन, एमीन में नाइट्रोजन। और आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणात्मकता है, उसका मान नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा होता है। और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, प्रबल होगा तो तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस कारण से एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो उच्च होता है। तो क्योंकि एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कि एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक
होती है। तो किसकी विद्युत अधिक बता रहे हैं हम? ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत अधिक होती है, जिसके कारण एल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिससे उसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये इसका आंसर हो गया कि क्वेश्चन आ जाए कि एमीन का क्वथनांक। अब यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो कि ये जो पूरा सारांश में जो मैंने समझाया था, ये जितना मैंने समझाया था उसका पूरा संक्षिप्त में ही आ जाएगा। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता, जो हाइड्रोजन बंध है, तो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। तो हाइड्रोजन बंध की प्रबलता तत्व की विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि हाइड्रोजन बंध की प्रबलता किसके लिए? हाइड्रोजन बंध की प्रबलता तत्व की विद्युत ऋणता के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन बंध की, तो यहाँ से क्वेश्चन अलग हो गया। इसके अलावा एक बात और कर लेते हैं कि तीनों प्रकार के एमीन होंगे आपके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। अगर इन तीनों एमीन में देखा जाए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो अभी हमने बात की थी कि प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध बनता है, तो प्राथमिक एमीन का क्वथनांक अधिक होगा, द्वितीय का उससे कम और तृतीय का उससे कम। लेकिन ये कंडीशन तब लागू होती है जब अणुभार समान हो। क्या हो? अणुभार समान हो। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए कि समान अणुभार के लिए, ये समान अणुभार पर एमीन के क्वथनांक का क्रम। क्या लिखा है? समान अणुभार के लिए एमीन के क्वथनांक का क्रम। तो याद रखना कि जब अणुभार समान होगा तो प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उससे कम किसका होगा? द्वितीयक एमीन का, और उससे भी कम क्वथनांक होगा आपका तृतीयक एमीन का। तो यहाँ से बात क्लियर होनी चाहिए कि समान अणुभार पर एमीन के क्वथनांक का क्रम, तो सबसे अधिक किसका होगा? प्राथमिक एमीन का, उससे कम द्वितीयक एमीन का, और सबसे कम तृतीयक एमीन का क्वथनांक होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर से एक बार रिपीट कर लें। एक तो एमीन बनाने की कुछ विधियां मतलब पढ़ाई थी, उनमें दो रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कर्टियस अभिक्रिया और नेक्स्ट वाले आप समझ गए सीमट अभिक्रिया। और उसके पश्चात हमने इनके विलेयता, भौतिक गुणों में विलेयता और क्वथनांक की बात की है। तो सीधी सी बात है, विलेयता सबसे अधिक किसकी होगी? प्राथमिक एमीन की होती है। और ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो आप समझ गए होंगे, इनको एज इट इज़ याद कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, और तीसरा सवाल यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को आसानी से याद कर लोगे। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। कल की क्लास में हम एमीन बनाने की एमीन के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन एमीन की क्षारीयता का क्रम है, उससे रिलेटेड भी सवाल आपका आ जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।